इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। ध्यान से सुनना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स रहेगा हमारा। तो वेलकम बैक टू द राइट वे इंडिया चैनल। आज मैं आपको आपके इस चैप्टर्स के माध्यम से आपको ये बताने जा रहा हूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के वो सभी क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बाकी में एग्जाम्स में आएंगे, उनमें से कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और सिर्फ ये जो कुछ क्वेश्चंस जो इस वीडियो के अंदर बताए गए, सिर्फ इन्हीं को पढ़कर आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है आप सभी को पता होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का नाम है। अब जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि हमने इक्वेशंस के बारे में तो पढ़ा था, लेकिन इसमें कुछ और भी मेथड है, कुछ पॉइंटों के बारे में बताया गया है। क्या हम इनके बारे में जानते हैं? क्योंकि सबसे पहले चैप्टर का नाम के बारे में अगर पता है तो थोड़ा सा हो सकता है हेल्प मिले हमें और हम अच्छे से वर्क कर सके। तो आइए हम समझते हैं कि चैप्टर के बारे में क्या बोल रहा है। सबसे पहले बोल रहे हैं पेयर ऑफ, पेयर बोल रहे हैं, पेयर बता दिया मैंने। पेयर का मतलब होता है, आप सभी को पता भी होगा, पेयर का मतलब होता है जोड़े। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स के लिए बोल रहे हैं, मतलब वेरिएबल्स टू होने चाहिए। और आपको पता है कि ये एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल्स में काउंटिंग होती है। कहने का मतलब वेरिएबल्स डबल होने चाहिए, टू वेरिएबल्स होने चाहिए। तो टू वेरिएबल्स हमने ले लिए, एक्स और वाई ले लिए, एक्स और वाई ले लिए। लेकिन इन्होंने क्या बोला, आगे बोल रहे हैं कि कैसे वाले वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के साथ कैसी इक्वेशन होनी चाहिए, पेयर होने चाहिए, मतलब जोड़े होने चाहिए, डबल इक्वेशंस होनी चाहिए। अब डबल इक्वेशंस होनी चाहिए ऑफ कैसी वाली, इक्वेशंस जो होनी चाहिए वो किस टाइप की होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। और लीनियर इक्वेशंस के बारे में आपको पता है कि लीनियर इक्वेशंस किसे बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस आपको पता है कि जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, मतलब जिस पर पावर 1 हो। मतलब आप सीधे सीधे ये समझिए कि इस चैप्टर का कहने का मतलब है कि आपको पेयर ले लिए, पेयर मतलब जोड़े ले लिए हमने, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 फॉर एग्जांपल में ले लिया है, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन है, मतलब पावर भी दोनों पे, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है। जो वेरिएबल्स है उन पर पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहे हैं इन टू वेरिएबल्स और डबल वेरिएबल्स होने चाहिए, टू वेरिएबल्स होने चाहिए। तो हमने टू अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है। यही सेम प्रोसेस हमारा रहने वाला है और इन्हीं को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आप बोलेंगे कि हमने ये चीज तो हमने पढ़ी नहीं है, तो ध्यान से सुना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और सुना, अब मैं थोड़ा सा चैप्टर की तरफ चलूंगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग हो रखी है, ठीक है। क्या रहता है हमारा कि जैसे जनरल फॉर्म इसके रहेगी क्या, मतलब ये इस टाइप की इक्वेशंस की हमें जो चैप्टर के अंदर कंप्लीटली पढ़नी है उसकी जनरल फॉर्म क्या रहेगी। तो जनरल फॉर्म के लिए आपको पता है कि दो इक्वेशंस दे रखी है, तो हम फॉर एग्जांपल में दो इक्वेशंस के दो इक्वेशंस टाइप में ही नंबर लिख लेंगे, जैसे a1x b1 बाई और c1 इक्वल टू 0, और दूसरी रहेगी a2x प्लस b2 बाई और प्लस का c2 इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्म रहेंगी। किसकी जनरल फॉर्म किसकी रहेगी, सिंपल, एक सिंगल इक्वेशन के बारे में नहीं बोला है, पेयर को बोला है। तो पेयर को हमने क्या ले लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जो है, ये आप बोलेंगे कि ये a1 b1 c1 कहां से है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म मान के चलिए या जनरल फॉर्म मान के चलिए। ये जो है वो कॉन्फिशिएंट है, कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है, और ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ऐसे ही इसके जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 है और y का कोफिशिएंट b2 है, और कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है, c2 है। कहने का मतलब है ये टू इक्वेशंस है, फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। इस कंप्लीट चैप्टर में हम लोगों को ये इन्हीं इक्वेशंस से रिलेटेड पॉइंटों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आई थिंक ये जनरल फॉर्म के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट पे आता हूं कि इसके जो ग्राफिकली जो रहते हैं नंबर्स, या सुना, अब आप बोलेंगे कि सर ये a1 b1 c1 की वैल्यू कैसे रहती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे यही इक्वेशन है, तो इसमें अगर आप ध्यान दें तो जो फर्स्ट इक्वेशन से चलोगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इसके अकॉर्डिंग a1 की वैल्यू कितनी है, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है, और b1 की वैल्यू कितनी है, y के साथ कोफिशिएंट है वो 1 है, और c1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 3 है।
सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, सबसे पहले जो करना है वो हमें कुछ इस तरह से इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है और इक्वल के दूसरी साइड हमें सिर्फ और सिर्फ जीरो लेके आनी है। कहने का मतलब है आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, जो इक्वेशंस दे रखी है उसे लिख सकते हैं x प्लस बाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरी लिख सकते हैं 2x माइनस बाई माइनस का 5 इक्वल टू 0, जहां पर a1 इक्वल टू 1 है, b1 इक्वल टू 1 है और c1 इक्वल टू 3 है माइनस का। ठीक है, ऐसे सेम a2 इक्वल टू कितना रहेगा, 2 रहेगा, और b2 इक्वल टू कितना रहेगा, माइनस का 1 रहेगा, और c2 इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस का 5। ये तो जो कोफिशिएंट्स है इसके, उन कोफिशिएंट्स के बारे में बात कर लिया। ठीक है, कि कोफिशिएंट्स किस तरह से लिखेंगे। अब इन कोफिशिएंटों पे कुछ पॉइंट रहते हैं, इस कोफिशिएंट पे कुछ पॉइंट रहते हैं, आइए हम उन पॉइंटों के बारे में समझते हैं, क्योंकि वही पॉइंट इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। रहने वाले हैं वो 3 पॉइंटों के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, 3 पॉइंटों के बारे में ध्यान से समझना, क्योंकि ये 3 पॉइंट ही आपके कंप्लीट चैप्टर को डिफाइन करते हैं कि आपको चैप्टर कैसा करना है, क्या चैप्टर पे वर्क करना है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो कोफिशिएंट थे जैसे a1 b1 उनके वैल्यू से रिलेटेड ही है। फर्स्ट कोफिशिएंट बोलता है कि हमारे पास जो नंबर रहेंगे मतलब सॉल्यूशंस, क्योंकि मेन काम है इसमें सॉल्यूशंस को निकालना, मतलब x और y की वैल्यू को निकालना। फर्स्ट बताता है कि यूनिक सोल्यूशन निकल के आएंगे, यूनिक सोल्यूशन निकल के आएंगे। ठीक है, सेकंड बोलता है इनफाइनाइट सोल्यूशन निकल के आएंगे, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन निकल के आएंगे। ठीक है, और थर्ड नंबर बोलता है नो सोल्यूशन मतलब कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आएगा, ये आपको बताना है। मतलब अब ये कि सोल्यूशन होगा या नहीं होगा ये कब बता सकते हैं, जब हमें उनके कंडीशंस के बारे में थोड़ा सा पता हो। कंडीशंस के बारे में जैसे हमने कोई सी भी इक्वेशंस ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल में कोई सी भी इक्वेशंस का मतलब है x माइनस 2y इक्वल टू 5, x माइनस 2y इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं हम 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। हमने क्या ले लिया, एक इक्वेशन को ले लिया, और एक इक्वेशन हमने क्या ले ली, x माइनस का 2y इक्वल टू 5 और 2x प्लस का 3y इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए बताऊंगा। इसको सबसे पहले हम इसकी फॉर्म में लिख ले रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 की फॉर्म में। क्या लिख लोगे, x माइनस का 2y माइनस का 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस का 3y और माइनस का 10 इक्वल टू 0। देखना, अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन सॉल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है सिर्फ जिसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकल के आएगा। ऐसी कंडीशंस, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिससे हमें पता ये चलेगा कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हुए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, मतलब x और y की सिर्फ सिंगल वैल्यू रहेंगी। ऐसे ही दूसरा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जिसमें हमें ये पता चलेगा बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन रहेगी वो भी बताऊंगा। और फिर ये थर्ड नंबर बताता है कि नो सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, मतलब नो सॉल्यूशन का मतलब है नो सॉल्यूशन। अब अगर इक्वेशन हमारी पेयर में नहीं होती, नॉर्मल इसी तरह की इक्वेशन होती जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इस तरह की इक्वेशन होती, तो हमें पता है कि अगर x की वैल्यू कुछ भी रख दे, y की वैल्यू कुछ भी रख दे तो 5 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप क्या लिख दो, 2 प्लस 3 भी लिख सकते हो x की वैल्यू, है ना, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 8 और y की वैल्यू माइनस का 3। इनफाइनाइट, अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल इक्वेशन होती तो सिंगल इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। दिक्कत कहां आती है, जब हमारे पास पेयर हो जाते हैं, क्योंकि पेयर का मतलब ये हो जाता है कि एक्स की और वाई की वो वैल्यू बताइए जो इस भी इक्वेशन को सॉल्व करे और इस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कहने का मतलब है एक्स और वाई की वो वैल्यू बोल रहा होता है इस चैप्टर के अंदर, जब हमारे पास पेयर होते हैं इक्वेशंस के, जिसमें एक्स की और वाई की वैल्यू रखने पे ये भी सेटिस्फाई हो और एक्स की और वाई की वैल्यू रखने पे ये भी सेटिस्फाई हो, तो उन्हीं वैल्यू के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखना, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब a1 अपॉन a2 और इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या शुरू हो गया। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये a1 की वैल्यू अभी आपको बता दी गई थी। जैसे इस इक्वेशंस में अगर मैं बात करूं तो इस इक्वेशंस के जरिए आपको पता चल जाएगा कि a1 क्या है और b1 क्या है। ठीक है, तो a1 आपको पता है क्या है 1 है, और b1 आपके लिए पता है क्या है माइनस का 2 है, और c1 आपको पता है क्या है, c1 आपके लिए दे रखा है माइनस का 5। सेम इसके लिए a2 इक्वल टू दे रखा है 2, और b2 इक्वल टू दे रखा है 3, और c2 इक्वल टू दे रखा है कितना, c2 इक्वल टू दे रखा है माइनस का 10। सेम, अब अगर आपका ये कंडीशन बनती है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू आता है b1 अपॉन b2 के,
तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उस इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशंस का मतलब अगर ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है तो इसका सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन बनेगा और सिंगल सॉल्यूशंस बनने के साथ साथ इसको कोइंसिडेंट बोलते हैं, कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट करके बोलते हैं इसको। और इसके जो फिगर्स बनते हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं, इनकी जो लाइंस बनती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है, इतना ध्यान रखना है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब इनके जो ग्राफिकली सॉल्व होंगे वो कुछ इस तरह से पॉइंट निकल के आएंगे, मतलब दोनों लाइनें कुछ इस तरह से बनेंगी और वो पॉइंट हमारा कुछ यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुना, यूनिक सोल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आना चाहिए b1 अपॉन b2 के, और जो एक रेज रहेंगी वो कंसिस्टेंट रहेंगी और इस तरह की लाइन को बोलेंगे आप इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो ग्राफ में कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, अब दूसरा रहता है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इसके रहते हैं इंसिडेंट, इनके इनके जो रहते हैं वो कंसिस्टेंट ही रहते हैं। ठीक है, हाँ, इसको भी कंडीशंस ध्यान में रखना है, क्या रहता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2 की कंडीशन रहती है। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 की कंडीशंस जब रहेगी तो वो हमारे क्या रहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर इक्वेशन में कुछ इस तरह का फॉर्म बन जाए जिसमें a1 और a2 का रेशियो, b1 और b2 का रेशियो, c1 और c2 का रेशियो तीनों ही एक से रहे, तो ऐसी कंडीशन में उन इक्वेशंस के द्वारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रहेंगी उन इक्वेशंस के द्वारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनने की संभावना रहेगी। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनने की संभावना रहने का मतलब है ये भी हमारे क्या रहते हैं, कंसिस्टेंट ही रहते हैं, कंसिस्टेंट ही रहेंगे, कंसिस्टेंट ही रहेंगे। और मैं बोलूं कि जो इनकी लाइन रहेगी वो क्या रहेगी, कोइंसिडेंट रहेगी, कोइंसिडेंट इनकी लाइन रहेगी, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन रहने का मतलब है कि इनकी जो लाइंस रहेंगी वो इस तरह से होंगी, वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, मिलेंगी नहीं, लेकिन पॉइंट इनफाइनाइट रहेंगे। ठीक है, पॉइंट इनफाइनाइट रहेंगे तो वो कुछ इस तरह से रहेंगी। अगला पॉइंट आता है नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस हमारा रहेगा क्या, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर कंडीशन इस तरह की है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब आप बोल सकते हैं कि ऐसे इक्वेशंस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनने वाला है। ऐसे इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनने वाला है, और कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनने का मतलब है कि वो क्या रहेंगी, इनकंसिस्टेंट तो इक्वेशंस लाइन रहेंगी, इनकंसिस्टेंट तो एक लाइन रहेगी, और साथ ही साथ जो ग्राफिकली फिगर जो बनके तैयार होगा, जो ग्राफिकली फिगर बनके तैयार होगा वो एक दूसरे के पैरेलल तैयार होगा, मतलब पैरेलल लाइंस बनके तैयार होंगी। जो लाइन बनके तैयार होगी वो कैसी लाइन बनके तैयार होगी, पैरेलल। ग्राफ में जो दोनों इक्वेशंस को डिनोट आप करेंगे वो पैरेलल की फॉर्म में डिनोट किया जाएगा, इतना बात ध्यान में रखना है। ठीक है, आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे कि यूनिक सॉल्यूशंस मतलब केवल सिंगल सॉल्यूशन कब बनेगा, जब a1 और a2 इज नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब बनेगा, जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 इन तीनों का रेशियो एक दूसरे के इक्वल रहेगा। सेम अगला आता है नो सॉल्यूशंस कब बनेगा, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के रहेगा। अब सुना, जैसे मैं इसी से देख ले रहा हूँ, जो हमारे लिए जो हमने एग्जांपल्स लिया है इसी को ध्यान में रखते हुए देख ले रहे हैं कि हमारा क्या सॉल्यूशंस बन सकता है। जैसे इसमें लिखा है a1 की वैल्यू कितनी लिखी है, ध्यान से देखना, a1 लिखा है a1 अपॉन a2 मतलब 1 अपॉन 2, और दूसरी तरफ b1 अपॉन b2 क्या लिखा है, माइनस का 2 अपॉन 3। ध्यान से देखो तो ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन में जो है वो कैसे इक्वेशंस बन रही है, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। ठीक है, यहां तक के डाउट्स हो सकता है क्लियर हो गए हो। सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कितने सॉल्यूशंस कहां पर कब कैसे बनते हैं, बकाया जो भी प्रोसेस रहता है वो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। एक दो क्वेश्चंस को हम ग्राफ के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। क्वेश्चंस पे अगर आपको समझ में थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा कम आया हो, लेकिन कम आने का कोई चांस ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के होगा, तब आपका यूनिक सोल्यूशन बनेगा।
अगर a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का रेशियो, तीनों का रेशियो एक सा है, तब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे। उसके बाद नो सॉल्यूशन a1/a2 और इक्वल टू b1/b2 तो है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। जो कंडीशंस फिगर की रहेंगी वो कुछ इस तरह से रहेंगी, इसका कोइंसिडेंट रहेगा और इसका पैरेलल फिगर रहेंगे, ठीक है, इसका इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेगी, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया हो तो अब हम कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ चलते हैं, ठीक है। इन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पे बोला है कि ग्राफिकली, मतलब ग्राफ के जरिए आपको बताना है फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखे हैं, इन्होंने दो इक्वेशंस दे रखी है, हैज नो सॉल्यूशंस, हो सकता है उसके नो सॉल्यूशंस हो। नो सॉल्यूशन मतलब कौन सी कंडीशन रहती है आपको पता है, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, मतलब कितने कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं ये भी बोल रहा है। अब आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया है कि कैसे करके चेक करते हैं कि किसका नो सॉल्यूशन बनेगा या यूनिक सॉल्यूशन बनेगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। अगर बात करते हैं कि कैसे टाइप का सॉल्यूशन बनेगा तो स्पीडली थोड़ा सा जल्दी करके कर लेते हैं कि किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा वो चेक कर लेते हैं। जैसे 5x माइनस 8y प्लस का 1 इक्वल टू 0 में a1x प्लस b1y प्लस c1 से जब कंपैरिजन करोगे, कंपेयरिंग करोगे, जब कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, a1 इक्वल टू 5 आएगा, b1 इक्वल टू माइनस का 8 आएगा और c1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x माइनस का, अगर मैं इसको इक्वेशंस को सही, चलो रहने दो ऐसे रहने दो, 3x माइनस का 24/5 बाई और प्लस का 3/5 लिखा है इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 देखोगे तो 3 आएगा, b1 देखोगे तो माइनस का 24/5 आएगा, c1 देखोगे तो 3/5 आ रहा है, ठीक है। अगर सोल्यूशन देखने की बात है तो हम सबसे पहले सोल्यूशन चेक करने के लिए क्या कर लेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2 का प्रोसेस जो फर्स्ट नंबर से चलता है हम पहले उसी से कर लेते हैं कि क्या पॉसिबल है या नहीं है। तो देखना a1/a2, a1 कितना दे रखा है 5 दे रखा है, अपॉन में a2 कितना दे रखा है, a2 हमारे पास दे रखा है 3 और b1 कितना दे रखा है वो देख ले रहे हैं। देखा a1 कितना दे रखा है 5 और a2 कितना दे रखा है 3 और दूसरी तरफ हमारे लिए क्या है, b1 कितना दे रखा है माइनस का 8 और b2 कितना दे रखा है माइनस का 24/5। अगर इसे सही करके करोगे तो ये नंबर जो है वो ये सॉल्व अगर करते हो तो आपका ये 5/3 हो गया और इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया, 5 ऊपर चला गया, 8 3 24, मतलब ये तो हमारा आ रहा है। कहने का मतलब वन सॉल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है। अब जब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो हम लोग क्या कर लें, चेक करते हैं अगली कंडीशंस की क्या बनेगा। तो अगली कंडीशंस के लिए हम लोग यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं, कोई बात नहीं। क्या चेक करेंगे कि a1 और अपॉन में a2 सेकंड की तरफ चलते हैं। पहला हमारा हो चुका है, इक्वल आया है, मतलब हमारा यूनिक सोल्यूशन तो नहीं होगा इसमें, मतलब सिंगल एक सोल्यूशन तो नहीं आएगा। अब अगली वाली कंडीशन की तरफ चलते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, ठीक है, इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखो ये तो हमारे पास 5/3 दोनों ही आ गए, 5/3, ठीक है। अब c1/c2 और चेक कर ले रहे हैं, तो c1 कितना दे रखा है इसका 1 दे रखा है और अपॉन में क्या लिखा है 3/5, ठीक है। 3/5 दे रखा है, मतलब ये हो गया 5/3 इक्वल टू 5/3 इक्वल टू 5/3। आपको थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे तो इसमें a1/a2, b1/b2, c1/c2 की कंडीशन अप्लाई हो गई है, सेकंड कंडीशन अप्लाई हो गई है, और जिसका मतलब होता है क्या रहता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। आप क्या बोल देंगे, इसके इनफाइनाइट तो सॉल्यूशन रहेंगे। ये तो हमारा कुछ इस तरह का हो गया, हमें पता चला है सिर्फ कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें बोला है कि हैज जिसकी नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकता है। तो हमने रफली हमने करके देख लिया कि इसके जो सॉल्यूशंस होने वाले हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होने वाले हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, मतलब कुछ भी वैल्यू रखी जा सकती है, जो मतलब इनफाइनाइट का मतलब हो गया, मेरी बात को ध्यान से समझना, इनफाइनाइट का मतलब हो गया इसमें भी एक्स और वाई की वही सेम वैल्यू रख के जीरो आएगा और इसमें भी एक्स वाई की वैल्यू सेम रख के जीरो आएगा, ऐसे बहुत एक्स वाई की वैल्यू रहेंगी, ठीक है। तो हमें सब पर ध्यान नहीं देना। अब हम थोड़ा सा ग्राफिकली बोला है तो हम इसको, ये रफली मैंने चेक करके बताया
कि किस तरह का सोल्यूशन है। हमें पता चल गया है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अब जिसे नोट करना है वो नोट कर सकता है। उसके बाद हम अब ये जो बाकी में इस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है उसके बारे में चलेंगे। देखना बच्चे, तो इसमें ये तो बात पता चल गई कि इसके जो सोल्यूशन रहने वाले हैं वो इनफाइनाइट सोल्यूशन रहने वाले हैं। ये बात हमने पता कर ली। अगर इनफाइनाइट इसके सॉल्यूशंस रहने वाले हैं तो हम इक्वेशंस जो दे रखी है 5x माइनस का 8y प्लस का 1 इक्वल टू 0, इसके हम क्या कर लें, किसी एक टर्म में मतलब एक वेरिएबल्स के साथ हम वैल्यू को लिख ले रहे हैं ताकि हम दूसरी वैल्यू को फाइंड कर सके। कोई सी भी वैल्यू लिख सकते हो, जैसे माइनस 8y और इक्वल टू हम क्या कर लें 8y को उधर ले जाएं। 8y को जब उधर ले जाओगे तो ये हो गया 8y इक्वल टू 5x प्लस का 1, y इज इक्वल टू हो गया 5x प्लस का 1 अपॉन में 8। सही, ये y के टर्म में हमने फर्स्ट इक्वेशन जिसे आप L1 लाइन बोल सकते हैं क्योंकि अभी हमें ग्राफ भी दिखाना पड़ेगा। हमने इस वाली इक्वेशंस को L1 लाइन से डिनोट कर दिया। अब सुना, अब y की क्या वैल्यू रखें या x की क्या वैल्यू रखें कि ये सोल्यूशन को सॉल्व करें। तो देखना x की हम सबसे पहले क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 3। सबसे पहले x की वैल्यू 3 से रखो, ठीक है, और किसी से रखोगे तो हो सकता है जैसे 1 रखते हो तो ये कितना आएगा 5 1 जा 5 और प्लस 1 मतलब 6/8। मतलब हमें कोशिश ये करनी है कि नंबर इस तरह से ले लें कि हम ग्राफ में डिनोट कर सके। अपॉन का नंबर, माइनस का नंबर, इनसे बचना चाहिए, ठीक है, और उसी नंबर को वैल्यू रखनी चाहिए ताकि हमारा ग्राफ ठीक तरह से बने, क्योंकि ग्राफ इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्राफ बनाना इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो x की वैल्यू हमने 3 रख के देख ली। जब x की वैल्यू 3 रखोगे तो 5 कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 1 अपॉन में 8, 5 3 जा 15 प्लस का 1 अपॉन में 8, 15 और 1 16 अपॉन में 8 मतलब ये आ गया 2। सही, तो पहला हमारा जो पॉइंट रह गया वो कितना आ गया 3,8 नहीं 3,2। सही, ऐसे हम दूसरे पॉइंट रख ले रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या रख रहे हैं, दूसरा पॉइंट भी कुछ इसी तरह से रखना है कि हमें जो नंबर रहे वो कुछ इसी तरह से नंबर आए। होल नंबर में पॉसिबिलिटी कोशिश करिए कि होल नंबर में नंबर रहना चाहिए, है ना। उससे क्या रहेगा, ग्राफ मैंने जैसे बोला ग्राफ सही से बनेगा। तो हम क्या कर ले, अब x की वैल्यू क्या लिख दे, माइनस का 5 रख के देख ले रहे। x की वैल्यू -5 रखोगे तो y इक्वल टू आएगा 5 मल्टीप्लाई माइनस का 5 प्लस का 1 अपॉन में 8। 5 5 जा 25 हो गया प्लस का 1 अपॉन में 8, नंबर आएगा माइनस का 24 अपॉन में 8, 8 3 जा 24 मतलब नंबर आया माइनस का 3। तो देखना इसके जो पॉइंट रहेंगे वो क्या रहेगा, माइनस का 5 x की वैल्यू और माइनस का 3 y की वैल्यू। अगला पॉइंट देखना, एक पॉइंट और रख के देख लेना, कम से कम 3 पॉइंटों के साथ इसको फॉलो करना है। अब 3 पॉइंटों के साथ मैं क्यों बोल रहा हूं, जबकि नंबर तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ 3 के साथ करें, है ना। मिनिमम 3 के साथ आप कर सकते हो, इनफाइनाइट के साथ करने को बोला है, इनफाइनाइट की तरफ मत जाइए, कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू अब क्या रख ले, अब हम x की वैल्यू क्या रख ले, माइनस का 1 रख के चेक कर लेते हैं, माइनस का 1। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 1 अपॉन में 8, और 5 बन जा 5 हो गया प्लस का 1 अपॉन में 8, ठीक है। तो ये नंबर हमारे पास क्या रह गया, माइनस का 4 अपॉन 8। तो ये नंबर हमारा थोड़ा सा अपॉन में रहेगा, कोई बात नहीं, इसको अब लिख लिया है तो करना पड़ेगा। नंबर क्या रहेगा, माइनस का 1/2 लिख सकते हैं। पॉइंट क्या बन गया आपके पास, माइनस का 1 माइनस का 1/2। सही, ये तो पहले वाली लाइन के मतलब L1 के पॉइंट समझ में आ गए। L1 के पॉइंट है कितने वो हमें पता चल गए। अब L2 के बाद देख लो, L2 के लिए भी देख लो, ठीक है। L2 के कौन कौन से पॉइंट हैं जिनसे वैल्यू वेरीफाई हो रही है, मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब सुना, L2 के लिए भी सेम इसी तरह से प्रोसेस कर लो कि क्या लिख सकते हो, 24 अपॉन में 5y और इक्वल टू 3x प्लस का 3 अपॉन में 5, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, 24 बाई अपॉन में 5 और इक्वल टू 3 5 जा 15x प्लस का 3 अपॉन में 5। क्या लिख सकते हो, 5 से 5 कट गया, नंबर क्या बच गया, बाई इक्वल टू 15x प्लस का 3 अपॉन में 24, ठीक है। से बाई की वैल्यू समझ में आ गई। अब इसमें भी हमें पुट करना है। पुट क्या करना है, देखो पुट x इक्वल टू, सेम प्रोसेस कोशिश ये करें कि जो वैल्यू हमने इसमें रखी है, जो वैल्यू हमने इसमें रखी है वही सेम वैल्यू इसमें भी रखें, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशंस ये
इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब है कि जो पॉइंट आपने इस इक्वेशन को वेरीफाई करे, जिन पॉइंटों के जरिए ये वाली इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हुई है, उन्हीं पॉइंटों के जरिए ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमें उन्हीं पॉइंटों को रखना है, कुछ भी अलग नहीं रखना। पुट x इक्वल टू 3 रखना है सबसे पहले। जब आप x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा वो देखना है। तो देखो 15 मल्टीप्लाई 3 और प्लस का 3 अपॉन में 24। 15 3 जा 15 3 जा 45, 45 और 3 कितना हो गया 45 और 3 48, तो ये हो गया 48 अपॉन 24, क्या लिख सकते हो 2। तो इसके पॉइंट क्या रह गए 3,2। सही। ऐसे अगला पॉइंट x इक्वल टू आपको क्या रखना है, x इक्वल टू रखना है माइनस का 5। ठीक है, x इक्वल टू माइनस 5 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आएगा आपके पास कितना 15 मल्टीप्लाई माइनस 5 प्लस का 3 अपॉन 24। 15 5 जा 5 5 जा 25 का 5 2 बचा, 5 बन जा 5 और 2 75 माइनस का और प्लस का 3 अपॉन में 24, ये हो गया माइनस का 72 अपॉन 24 और 24 3 जा होता है 72। मतलब इसके जो सोल्यूशन रहे वो कितने रहे माइनस का 5 माइनस का 3। अगला पॉइंट एक और रह गया x इक्वल टू माइनस 1 रख के, है ना, x इक्वल टू माइनस 1 रख के देख लो। x इक्वल टू माइनस 1 रखते हो तो y इक्वल टू आएगा 15 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस का 3 अपॉन 24, क्या हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का 3 अपॉन 24। तो 15 में से 3 क्या हो गया माइनस का 12 अपॉन 24, क्या लिख सकते हो माइनस का 1 अपॉन 2। ठीक है, इसके पॉइंट क्या रहेंगे 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2। अब सुनो, दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हमने मिनिमम 3 टाइम तक कर लिए। 3 टाइम तक सॉल्यूशंस करने के बाद हमें ये पता चला कि L1 लाइन के जो पॉइंट रहे वो हमारे क्या रहे वो लिख लेंगे। अब L1 लाइन के पॉइंट आपको अगर ध्यान दें तो देखना ध्यान से, L1 के जो पॉइंट है वो क्या क्या है वो लिख लेंगे। L1 का x की वैल्यू और y की वैल्यू देखना, 3 पॉइंट लिए तो 3 बॉक्सेस बनाएंगे। x की वैल्यू जब 3 ली थी तो y की वैल्यू 2 आई थी। अब x की वैल्यू माइनस का 5 लिया है तो y की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 3। ठीक है, x की वैल्यू माइनस 3 आई है। x की वैल्यू अगर माइनस 1 ली है तो y की वैल्यू माइनस का 1/2 आई है। ये L1 लाइन के लिए हो गया। अब L2 लाइन के भी पॉइंट इसी तरह से लिख ले रहे। L2 लाइन के जो पॉइंट है वो कितने हैं देखना ध्यान से। L2 लाइन के लिए पॉइंट x और y की वैल्यू को रखने पर है, क्या है वो देखना। x की वैल्यू जब 3 रखी थी, जब x की जगह पे 3 रखा तो y इक्वल टू 2 आया। जब x की वैल्यू माइनस का 5 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई माइनस का 3 आई। जब x की वैल्यू माइनस 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई माइनस का 1/2 आई। ध्यान से देखना, जो पॉइंट है क्या हमको लग रहा है कि वो एक से ही पॉइंट है, लगभग में एक से ही पॉइंट महसूस हो रहे हैं अगर आप देखें ध्यान से तो। ठीक है, L1 लाइन के लिए भी वही पॉइंट चल रहा है और L2 लाइन के लिए भी वही पॉइंट चल रहा है। ये इसीलिए तो बोला था कि जब, क्योंकि अब ये क्यों हो रहे हैं सेम पॉइंट इंटरसेक्ट करते हुए हो नहीं रहे, क्योंकि इंटरसेक्ट क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ये इसके कोई सिंगल सोल्यूशन तो है नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होने का मतलब है कि जो फिगर ग्राफिकली बनेगा वो कैसा होगा कोइंसिडेंट, मतलब कोइंसाइड्स होगा। ठीक है, तो वो कोइंसाइड्स कैसे बनेगा, आई थिंक यहां तक का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम सिर्फ ग्राफ बना के चेक करेंगे। ये नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये नोट करो, उसके बाद हम इसका ग्राफ जो इससे से इन पॉइंटों से बनना है उस ग्राफ की तरफ चलेंगे। ठीक है, ग्राफ बनाना भी जरूरी है, आपको कम से कम ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, नोट कर लेना इसको। देखना बच्चे, तो ग्राफ अगर आप बनाते हो तो ग्राफ में आपको पता है कि कुछ इस तरह से नंबर रहते हैं। मैं रफली बना रहा हूं, है ना, आपको जो है स्केल्स से ही बनाना है और स्केल्स का ही यूज करना है ताकि आपका ग्राफ गड़बड़ ना हो। और लाइनों को स्केल में इतना जरूर ध्यान देना, एग्जाम हो चाहे आपका कॉपी पे अभी आप कर रहे हो, लाइन जब आप घर पे बैठ के जब सही से बनाएंगे तभी आपका प्रॉपर स्कूल या कॉलेज या जहां पर भी आप एग्जाम देने जाएंगे वहां पर भी प्रॉपर लाइन बनेगी। तो आपको जैसा कि पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है, वो लिख लेते हैं सबसे पहले, और ये हमारा एक्स डेक्स एक्सिस होता है, इसको लिख लेते हैं। ये हमारा बाई एक्सिस होता है, वो लिख लेते हैं, और ये हमारा बाई डेक्स एक्सिस होता है, वो लिख लेते हैं, बाई डेक्स एक्सिस। ठीक है, अब सुना, ये ग्राफ में क्या रहेगा पॉइंट टू पॉइंट, ये हमारा
ये हमें पता है कि कॉमन पॉइंट है, मतलब ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट पे 0 रहता है, ये कॉमन सी बात है। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रखा है। यहाँ पे नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6 7, हमारे 7 तक जा रहा है। अगर जरूरत और नंबरों की पड़ेगी तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, इधर भी जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी इसी तरह से जाएगा। -1, बस साइन चेंज होगा, -2, -3, -4, -5, -6, और ये हो गया -7। ठीक है, सेम प्रोसेस इधर की तरफ, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। ठीक है, ग्राफ हमारा इतना बन के तैयार हो गया। अब दोनों लाइनें जो हमारे L1 है और L2 है, उन दोनों पे डिनोट करेंगे क्या प्रोसेस रहता है। क्या बोल रहे हैं, x इक्वल टू जब 3 है, x की वैल्यू 3 है ना, x प्लस में 3 है, मतलब ये वाले बोल रहे हैं। देन y इक्वल टू 2 रहेगा, देन y इक्वल टू 2 मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है। ये कुछ इस तरह से पॉइंट, पहला वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे रहेगा, जहां पर ये पॉइंट क्या है 3,2। जब x की वैल्यू 3 है, बात समझ में ना, समझना, ये पहला नंबर x का होता है तो वो x लाइन पे चेक करना है। पहला वाला नंबर x लाइन पे चेक करना है, दूसरा वाला नंबर y वाली लाइन पे चेक करना है। ठीक है, तो पहला नंबर 3 है तो 3 हमने x लाइन पे चेक करा, वो भी कैसा 3 है, प्लस का 3 है तो प्लस वाली लाइन पे चेक करा। ठीक है, y का नंबर हमारा प्लस में ही है तो प्लस की तरफ ही चेक किया। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, माइनस का 5 है और माइनस का 3 है, मतलब x की वैल्यू माइनस का 5 है जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, और y की वैल्यू क्या है माइनस का 3, तो माइनस का 3 हमारा कुछ यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, ये हमारा इस तरह से मैचिंग कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा, जो क्या है माइनस का 5 कॉमा माइनस का 3 को बता रहा है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा किसको बताएगा, माइनस का 5 और माइनस के 3 को। ठीक है, दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट बोल रहा है एक्स की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू माइनस का हाफ है। एक्स की वैल्यू -1 ये दिख रही है और y की वैल्यू माइनस का हाफ, मतलब ये आपका जो नंबर रहेगा वो 1 और 0 के बीच में ही तो रहेगा ना, हाफ। हाफ की जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी, तो ये पॉइंट हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, ये वाला पॉइंट जो बता रहा है वो बता रहा है -1 -1/2 को। सही है, तीनों पॉइंट समझ में आ गए। तीनों पॉइंट L1 के लिए भी वही है और L2 के लिए भी वही है ना। इस ग्राफ में L1 और L2 तीनों के लिए वही है। अब इसकी लाइन को ग्राफिकली हमें डिनोट करना है तो किस तरह से करेंगे, हम क्या करेंगे, इनके जो पॉइंट जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कोशिश करना है कि वो सभी पॉइंट हमारे इस तरह से मिलते हुए रहे। ठीक है, आई थिंक मेरी जो लाइन है वो हो सकता है थोड़ी सी तिरछी हो गई हो, लेकिन आप जब एग्जाम्स में करेंगे, जब आप कॉपी पे करेंगे तो आपकी लाइन बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, क्योंकि आप स्केल का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन है वही L1 और L2 को डिनोट कर रही है, L1 और L2 दोनों लाइनों को डिनोट कर रही है। जैसे कि आपको बताया था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में आप ग्राफिकली ये बात तो समझ ही चुके होंगे कि अगर ग्राफ कोई ऐसा बनाए जिसकी सिंगल लाइन है और दो इक्वेशंस को उस लाइन पर डिनोट करने के लिए बोल रहा है, तो वो इक्वेशंस हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को जरूर बताएगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ रहेगा, है ना। आपको सिर्फ इतना ही करना है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले एक्स वाई की वैल्यू रख के मिनिमम 3 पॉइंट ऐसे 3 कोऑर्डिनेट्स ऐसे निकाल लेने हैं जिससे आप ग्राफ बना सके। ठीक है ना, इतना समझ में आया। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करके देखेंगे इसी टाइप का, ताकि हमें ग्राफ से रिलेटेड पॉइंट और समझ में आए। ठीक है, देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का रहने वाला है। जैसे कि मैंने बोला कि ग्राफ का हम कम से कम एक क्वेश्चन और चेक करेंगे ताकि हमें ग्राफ बनाना आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कुछ इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस को समझने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि क्वेश्चंस अगर इस तरह का आएगा तो कम से कम शॉर्ट में आएगा। ये आपका जो एमसीक्यू में तो पूछने लायक क्वेश्चंस है ही नहीं, एमसीक्यू में पूछने लायक क्वेश्चंस अलग रहेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, ग्राफिकली बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, इक्वेशंस का ग्राफ बनाने को भी बोला है। ऐसा भी हो सकता है कि ये लॉन्ग में भी बन जाए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में ही है। इक्वेशंस दे रखा है क्या, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशंस हमें दे रखी है क्या,
x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है 3x प्लस का 2y और माइनस का 12 इक्वल टू 0। कंपैरिजन कर ले a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 से a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0 से। जो काम हमें पता है पहले हम वो कर ले। आगे क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis। समझना क्या बोल रहा है, इससे जो भी फिगर बनेगा उन फिगर्स के जरिए एक जो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होंगी उससे एक ट्रायंगल बनेगा और उस ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख रहे हो क्या पॉइंट बोला, कोऑर्डिनेट बताने जो ट्रायंगल बनेगा उसके वर्टिसेस को, ठीक है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। व्हाई दीज लाइंस, इस लाइन के द्वारा, एंड और द एक्स एक्सिस, कहां पर एक्स एक्सिस वाले, एंड सेड द ट्रायंगुलर रीजन, और जो आपका ट्रायंगल बनता हुआ लगे उस ट्रायंगल को आपको क्या करना है, सेड करना है। तो सुन लो भाई, सोल्यूशन कैसे कितने बनेंगे पहले हम वो क्लियर कर लेते कि 1 सोल्यूशन बनेगा, 2 सोल्यूशन बनेगा या कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो देखना इसके लिए क्या करोगे, a1 और a1 की वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखी है, ये रफली हम करके देख लेना बहुत स्पीड से, माइनस का 1 और c1 इक्वल टू 1। ऐसे a2 की वैल्यू 3 दे रखी है, b2 की वैल्यू 2 दे रखी है और c2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 12। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू, पहली कंडीशन लगाएंगे a1 और a2 और इक्वल b1 अपॉन b2 की कंडीशंस को लगाएंगे। a1 अपॉन a2 कितना है 1 अपॉन माइनस 1 और b1 अपॉन b2 कितना, सॉरी 1 अपॉन a1 और a2 कितना है 1 अपॉन 3 और b1 अपॉन b2 क्या है माइनस का 1 अपॉन 2। आप देख रहे हो पहले तो यही आ गया, ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं, मतलब नो सोल्यूशन, ये वाला आपका फर्स्ट कंडीशंस आपकी बन गई, जिसका मतलब होता है क्या बनेंगे, ये बात तो हमें पता चल गई है। अब यूनिक सोल्यूशन बनने का मतलब है कि ये जो भी लाइन रहेगी उसका जो ग्राफ बनेगा, समझना मेरी बात को, जो ग्राफ बनेगा वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगा। अब जहां पर भी इंटरसेक्ट होगा तो इन्होंने यही तो बोला है कि इंटरसेक्ट होने के साथ जब एक्स एक्सिस को ध्यान में रखते हुए एक ट्रायंगल बनाना है, मतलब बाई एक्सिस को नहीं, उस एक्स एक्सिस को ध्यान में रखते हुए ट्रायंगल बनाना है। तो देखो क्वेश्चंस को करते हैं, ये तो हमने रफली चेक करना है कि हमारे सॉल्यूशंस किस टाइप के बनेंगे। हमें पता चल गया कि हमारे जो इक्वेशंस है इन इक्वेशंस के जरिए हमारे कैसे इक्वेशंस बनने वाली है, कैसी फिगर बनने वाला है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनने वाली है। तो जो इक्वेशंस है उसको लिख लेंगे और उसको लाइन नंबर दे देंगे L1, जैसा हम देख रहे हैं x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके पॉइंट जैसे अभी हमने निकाले थे सेम वैसे ही निकालोगे, बाई इक्वल टू क्या लिख दोगे x प्लस का 1, ठीक है। अब बाई की वैल्यू रखो, इसमें क्या करो पुट करो x की वैल्यू, पॉइंट निकालो मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालो, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 रख के देख लो, x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू क्या आएगा 0 प्लस 1, मतलब y इक्वल टू 1 आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया 0,1, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या रखोगे, x इक्वल टू रख, सिंपल पॉइंट है तो हम क्या कर ले x इक्वल टू 1 रख के देख लेते हो, x इक्वल टू 1 रखोगे तो हो गया 1 प्लस 1, मतलब ये नंबर हो गया 2। तो दूसरा क्वाड्रेंट क्या हो गया 1,2। थर्ड क्वाड्रेंट भी देख लो, थर्ड क्वाड्रेंट देखोगे तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू लिख सकते हो 2, x इक्वल टू 2 लिख लो तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस का 1 और इक्वल टू कितना हो गया 3, मतलब x की वैल्यू जब 2 होगी तो y की वैल्यू 3 होगी। तीन क्वाड्रेंट्स इस वाली इक्वेशंस के आ चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही अब हम दूसरी वाली इक्वेशंस के देख रहे हैं। दूसरी वाली इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे लिए 3x प्लस का 2y और माइनस का 12 इक्वल टू 0। इस लाइन को L2 मान लो, लेट कर लो, लेट द लाइन L2, L2 से डिनोट कर लो, मैं थोड़ा सा क्लियरली बता रहा हूं। अब क्या करना है, इसमें भी सेम यही करना है, 2y इक्वल टू 12, सही है, 2y इक्वल टू 12 और माइनस का 3x, कुछ इस तरह से रहेगा, मतलब 2y को इधर ही रहने दिया, 12 को इधर लेके आए और 3x को उधर ले गए। y इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 माइनस का 3x अपॉन में 2 से, यहाँ पे अब क्या करो पुट करो वैल्यूज, पुट करो क्या 0 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले x इक्वल टू 0 रख रहे हैं क्योंकि हमें मेन पॉइंट ये भी तो समझना है ना कि कोशिश ये करें कि इसी तरह के पॉइंट रहे, ठीक है। x इक्वल टू 0 रख लिया, x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू आएगा 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 2, 12 अपॉन 2, 2 6 12 हो गया, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया।
कोऑर्डिनेट रहेगा 0,6। दूसरा पुट कर लोगे x इक्वल टू कुछ भी रख लो, x इक्वल टू 2 लिख के देख लो, x इक्वल टू 2 लिख लो। हाँ ना, x इक्वल टू 2 लिखोगे तो y इक्वल टू कितना आएगा 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 2, तो ये हो गया 12 माइनस 6 अपॉन में 2, ये हो गया 6 अपॉन में 2, मतलब 2 3 जा 6। कोऑर्डिनेट आएगा हमारा कितना 2,3। ठीक है, अगला पॉइंट एक और रख के देख लो, पुट। अब कौन सा रहेगा, 0 और 2 तो हो गया, 1 रखोगे तो 1 रखने पे हमारा नंबर डिफरेंट हो जाएगा, है ना। देखो 1 रख के देख रहे हो तो 1 रख के देख रहे हैं तो 3 बन जाए 3, मतलब 12 में से 3 गया 9 बचेगा, 9/2 जो हमारा पॉइंट में चला जाएगा। हम कोशिश करें कि ऐसा नंबर आ जाए जो हमारे लिए कॉमन रहे, तो हम क्या कर लें भाई, यहाँ पे x इक्वल टू 4 रख के देख ले रहे, ठीक है। 3 रखोगे तो 3 3 9 तब भी नहीं आएगा, 4 रख के देख लो तो y इक्वल टू कितना हो गया 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2, तो 12 माइनस 12 अपॉन 2 0 आएगा, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, सही। तो इन लाइनों से जो कोऑर्डिनेट्स बनने वाले हैं, मतलब L1 के कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ L1, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हमारे बने हैं। तो देखना ध्यान से, x की वैल्यू और y की वैल्यू। x जब आपका 0 रखा गया था तो y कितना आया, y आया 1, पहला कोऑर्डिनेट। जब आपका x इक्वल टू 1 रखा गया था तो y कितना आया, x रखने पे y 2 आया है, और जब आपका x इक्वल टू 2 रखा गया था तो y आया है 3, सही। L1 के पॉइंट आ गए, कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल के आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट्स हमें समझ में आ गए। फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो गए। अब L2 मतलब सेकंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स निकलो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेकंड लाइन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेकंड लाइन जो है उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लोगे। सेकंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स भी कुछ इसी तरह से लिखोगे, ठीक है। देखना x और y, x कितना है, x जब 0 आया तो y कितना आया 6 आया, ठीक है। x 0 पे y 6 आया, और x 2 रखने पे y कितना आया 3 आया, x 4 रखने पे y कितना आया 0 आया। यहां तक पॉइंट समझ में आया। जो कोऑर्डिनेट्स है, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ए बी सी डी ई एफ, वो सभी पॉइंट जो है वो जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने कितने, 0,1 पहला कोऑर्डिनेट, 1,2 दूसरा कोऑर्डिनेट, 2,3 तीसरा कोऑर्डिनेट, 0,6 फोर्थ कोऑर्डिनेट, 2,3 फिफ्थ कोऑर्डिनेट, 4,0 सिक्स कोऑर्डिनेट। ये कुछ कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल के आ चुके हैं। इन कोऑर्डिनेट्स के जरिए अब हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ आई थिंक आप बना भी सकते हो, लेकिन अब हमें बनाना है तो क्या करोगे, देखा। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें इसको रफ करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको ये क्या करना है, नोट कर लेना है। नोट करने के बाद देखना ध्यान से ग्राफ किस तरह से बनेगा। देखिए कुछ इसी तरह से हम ग्राफ भी बनाएंगे। इसमें जो पॉइंटों को ध्यान में रखना है, एक्स एक्सिस की तरफ को बोला है, और लगभग हमने एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में रखी है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि इस तरह से ही नंबर बने, ठीक है। अब एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये सभी हमें पॉइंटों के बारे में थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। थोड़ा बहुत पता है या पूरा पता है, हा? पूरा पूरा पता है भाई, थोड़ा बहुत मत बोलो, ठीक है। क्या पता है, ये वाई एक्सिस है हमारा, ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई डेक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डेक्स एक्सिस है। अब सुनना है, यहाँ पे तो 0 हो गया, एक्स का पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 तक रहने दो, ठीक है। आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे देख लेंगे, है ना। 7 की वैसे जरूरत पड़ी नहीं है। अगला है इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखो आपको ग्राफ जो है वो स्केल से बनाना है, ये कोशिश करना है, ठीक है। अब पॉइंटों को देखते हैं, पॉइंट लाइन बनाते हैं L1 और L2, ठीक है। L1 और L2, L1 लाइन पहले बना ले रहे हैं। L1 बनाने के लिए x की वैल्यू तो 0 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी 1, मतलब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, मतलब a पॉइंट तो हमारा ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स के नाम लिख रहे हैं, ए पॉइंट पे ए कोऑर्डिनेट है 0,1,
बी कोऑर्डिनेट है 1,2, सी कोऑर्डिनेट है 2,3, अल्फाबेट से करते हैं, एंड डिनोटेड बाई डिनोट्स बाई L1 लाइन, L1 के जरिए डिनोट करेगा, एंड ऑल्सो ABC हो गया, डी पॉइंट किसको बता रहा है 0,6 को बताएगा, और डी पॉइंट बताएगा 2,3 को, एफ पॉइंट बताएगा 4,0 को, डिनोट्स बाई L2 लाइन, मतलब ये L2 लाइन को बता रहा है। सुना, ये ए पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, अगर x की वैल्यू बने तो बाई की वैल्यू कितनी होगी 2, बाई की वैल्यू 2, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे बोल रहे हैं, बी पॉइंट यहाँ पे हो गया। फिर अगला बोल रहा है सी, मतलब x की वैल्यू जब 2 होगी तो बाई की वैल्यू 3 होगी, मतलब कुछ इस तरह से बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कुछ इस तरह से। तो ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से बनती हुई लग रही है, ठीक है, लाइन बना दोगे, इसको आगे तक खींच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन तो आ गई, इस लाइन को क्या बोल दिया L1, जिस पर हमने ए बी और सी पॉइंट को डिनोट कर दिया। अगले लाइन क्या है L2 लाइन, और L2 लाइन के लिए x की वैल्यू जब 0 है तो बाई की वैल्यू कितनी है 6 है, तो बाई की वैल्यू 6 हमारे लिए यहाँ पर दिख रही है ना, थोड़ा सा सही से लिख ले रहे हैं, बाई की वैल्यू 6 हमें कुछ यहाँ पर दिख रही है। जब बाई की वैल्यू 6 यहाँ पर दिख रही है तो ये हमारा बाई एक्सिस लिख लो, इधर 6 यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट 6 वाला क्या बोला था, डी पॉइंट बोला था, तो डी पॉइंट लिख लो इसे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 3 है, ये पॉइंट यहीं पे है। दूसरा मतलब C और E पॉइंट एक ही पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यही है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन वाला जो प्रोसेस है वो यहीं पर है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया ना, जिसमें L1 और L2 दोनों ही मिलेंगे, L1 का पॉइंट भी यही है और L2 का भी पॉइंट यही है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन सिर्फ हमारे पास क्या है इसमें 2,3, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है 4,0, तो 4 x की वैल्यू जब 4 थी तो y की वैल्यू 0, मतलब यहां पर है ई एफ वाला पॉइंट। अब सुनिए, इसको पॉइंट को अटैच कर दीजिए, ये लाइन अटैच करोगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है, लगभग में कुछ इस तरह से जाएगी। जब आप स्केल से बनाएंगे ना, तो स्केल से जब आप बनाएंगे तो स्केल से बिल्कुल सही आएगा, ठीक है, कुछ हमारा इस तरह से फिगर रहेगा। ये हमारा इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट हो गया, जहां पर दोनों लाइनें L1 और L2 दोनों ही मिल रही है। अब बोला क्या था इन्होंने कि फॉर्म्ड, आगे बोल रहे हैं कि दीज लाइंस एंड द एक्सिस एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए वर्टिसेस, ये कोऑर्डिनेट्स हो गया, ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हो गया, एक कोऑर्डिनेट्स ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इस ट्रायंगल को सेड करना है। ट्रायंगल को क्या करना है, जो एक्स एक्सिस की तरफ से, वाई एक्सिस की तरफ से नहीं बोला, एक्स एक्सिस की तरफ से जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को सेड करने का मतलब है ये सेड कर दीजिए। जब आप इसको सेड करोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है, सेड करने को बोल रहे हैं, हमने क्या कर दिया इसको सेड, सेड करके कुछ इस तरह से ये हमारा ट्रायंगल बनता हुआ लगेगा। अब ट्रायंगल बनने के बाद आपसे बोल रहा है कि इस ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने क्या होंगे, ठीक है, सेड हो गया हमारा। ट्रायंगल के वर्टिसेस अगर देखोगे तो ये पॉइंट एक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट, ये पॉइंट लगभग में 1,1 ही रहेगा, ठीक है, 0,1, ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, तो ये हमारे वर्टिसेस के पॉइंट हो गए। लिख क्या सकते हो आप, वर्टिसेस के जो पॉइंट है इसको पी पॉइंट बोल दो, ठीक है, -1 जो आया है, मतलब वर्टिसेस के जो पॉइंट है, वर्टिसेस 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 ऑफ ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के वर्टिसेस मतलब पी से डिनोट कर दो क्या, माइनस का 1,0, -1,0 हो गया, एंड और दूसरा पॉइंट एक कौन सा है, ये है एफ पॉइंट, एफ पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है 4,0 को, एंड तीसरा पॉइंट क्या है ई पॉइंट, ई एंड सी दोनों ही है, ई एंड सी दोनों ही है, ई भी बोल सकते हो सी भी बोल सकते हो, मर्जी है हमारी, क्या दे रखा है 2,3। तो ये हमारे वर्टिसेस के पॉइंट हो गए उस ट्रायंगल के जिसको हमने शेड किया है, और वो इस इक्वेशंस का x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को रिमाइंड करने का भी प्रोसेस होता है, आप दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो भी आपको मिलती रहे प्रॉपर टाइम से, क्योंकि आप एग्जाम को ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखिए, मैं ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ग्राफिक का। आई थिंक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे कि ग्राफ में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, कि ग्राफ में हमें सबसे पहले ये पता करना है कि हमारे वो पॉइंट कैसे हैं। कैसे का मतलब है उसमें किस तरह का ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा, कोइंसाइड बनेगा या पैरेलल बनेगा। ठीक है, पैरेलल का हमारे पास नहीं आया था, दो से मैंने बता दिया है, अन्यथा अब बचे हुए ग्राफ के जो रह गए हैं वो आपको खुद से करना है। खुद से करने के बाद अगर नहीं होता है तो बिल्कुल हमें, ठीक है। लेकिन अब हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जिस प्रोसेस का अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, कंपेयरिंग करने को बोल रहा है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से। आउट फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इनमें बताना है कि ये जो लीनियर इक्वेशंस के पेयर हैं, ये फर्स्ट पेयर हो गया, सेकंड वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, इनमें कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो मैं रियली आपको बता दूं तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम जो करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे हमने ऑप्शन ए को लिया, ऑप्शन ए में बोल रहा है -3x -4y और इक्वल टू में 12, ठीक है। और इसकी कंपेयरिंग करा दें किससे, a1x प्लस b1y प्लस का c1 और इक्वल टू 0 से। जब कंपेयरिंग कराओगे तो a1 इक्वल टू आया आपके पास -3, b1 इक्वल टू आया आपके पास -4 और c1 इक्वल टू आ गया आपके पास 12, ठीक है। ऐसे ही सेम हम ना सेकंड ऑप्शन जो इसी का सेकंड इक्वेशन है वो कितनी है, 4y प्लस का 3x और इक्वल टू 12, ठीक है। इसके भी हमने सबसे पहले इसको इधर ही की तरफ लिख लो, इधर की तरफ लिखोगे तो ये हो गया 4x प्लस का 3y 3x और माइनस का 12 और इक्वल टू 0। कंपेयरिंग फिर इसकी भी करानी है किससे, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 से। जब कंपेयरिंग कराओगे तो a1 इक्वल टू 3 आएगा, b1 इक्वल टू 4 आएगा और c1 इक्वल टू माइनस का 12 आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, a1 b1 और c1 की वैल्यू समझ में आ गई, a1 b1 और c1 की वैल्यू समझ में आ गई। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए पॉइंट को समझना, जो आपको 3 पॉइंट आपको बताए गए थे कि a1/a2 अगर सॉल्यूशंस पे डिपेंड करता है कि किस तरह की इक्वेशन है। अगर किसी भी इक्वेशंस का केवल ओनली वन सॉल्यूशन बन रहा है तो कंसिस्टेंट है, अगर किसी के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन रहे हैं तब भी कंसिस्टेंट है, और अगर किसी भी इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा, नो सॉल्यूशन, तो वो हमारी क्या रहेगी, इनकंसिस्टेंट, मतलब नो इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। हम इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, हम उस इक्वेशंस को, उस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो देखना a1/a2 लिख रहे हैं, a1/a2 इज इक्वल टू चेक कर लेना है क्या b1/b2 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो a1 कितना है, -3 है और a2 कितना है, +3 है। b1 कितना है, -4 है और b2 हमारे पास कितना है, सॉरी ये हमारे b2 है, a2 और b2, सॉरी ये a2 और b2 और ये c2, ठीक है। और b2 हमारे पास कितना है, +4 है। ध्यान से देखो तो 3 से 3 कट गया, मतलब -1 और दूसरी तरफ भी -1, मतलब a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है। अब जब ये इक्वल है तो कहने का मतलब है यार, अब जब ये इक्वल है तो पहला कंडीशन तो नहीं होगा। पहली कंडीशन क्या बोलती है, पहली कंडीशन बोलती है कि a1/a2 नॉट इक्वल आना चाहिए b1/b2 के। लेकिन यहाँ तो पता चला कि a1a2 और b1b2 इक्वल आ गया, मतलब फर्स्ट कंडीशन तो नहीं होगी। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, c1/c2 की भी वैल्यू को पता करना होगा। अब c1/c2 हमारे पास कितना है, c1 है 12 और c2 है -12। सॉल्व करोगे तो -1 ये भी आ गया। कहने का मतलब है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती हुई लग रही है, ठीक है। कुछ इस तरह से हमें सॉरी सॉरी सॉरी, अगर ध्यान दें आप तो इसमें थोड़ा सा हमने मिस्टेक करा है, यहाँ पे -12y हो जाएगा क्योंकि इक्वल के इस साइड दे रखा था। तो c1 हमारे पास कितना हो जाएगा, c1 हो जाएगा -12, c1 -12 और c2 ऑलरेडी -12, तो ये हो गया +1। कहने का मतलब है, अब देख रहा -1 और +1, a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, बट ये नॉट इक्वल है c1/c2 के, ठीक है। a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आया, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल ना होने की वजह से ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो किस तरह के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है उसके जो सॉल्यूशंस बनेंगे, सॉल्यूशंस नो सॉल्यूशंस,
आप बोल सकते हैं क्या बनेंगे, नो सॉल्यूशंस बनेंगे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस बनने का मतलब है कि ये जो इक्वेशंस है वो कैसी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यही तो हमने बात करी थी, इनकंसिस्टेंट कब होगा और कंसिस्टेंट कब होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट के लिए बोला कि अगर उसके कोई सोल्यूशन नहीं बनता तो इनकंसिस्टेंट रहेगा, अगर एक सोल्यूशन भी बनता है तब भी कंसिस्टेंट है, और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बनते हैं तब भी वो कंसिस्टेंट रहेगी। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसके बाद अगला पॉइंट समझना है, इसका क्या लिखा है। देखना ऑप्शन बी पर क्या लिखा है, बी और देख ले रहे हैं। ऑप्शन बी पर लिखा है 3/2 x और प्लस का 5/3 बाई और माइनस का 7 करके लिख दे रहे हैं इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से a1 इक्वल टू कितना आ गया, 3/2 आ गया, b1 इक्वल टू कितना आ गया, 5/3 आ गया, c1 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 7। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमारे पास कितनी, 9x माइनस का 10y और माइनस का 14 और इक्वल टू में 0। इससे देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से हमने कंपैरिजन कराई, तो a2 इक्वल टू हमारे पास आया 9, b2 इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 10 और c2 हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 14। ठीक है, लिख लेंगे इस तरह से माइनस का 14। देखना अब कंपेयरिंग करोगे तो कंपेयरिंग करने पे ध्यान देना थोड़ा सा, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 की सबसे पहले कंपेयरिंग करके निकाल लेते हैं। तो a1 कितना है 3/2 और a2 कितना है 9/1 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल b1 कितना है 5/3 और b2 कितना है माइनस का 10/1। देखना क्या लिख सकते हो इसको, 9 ऊपर चला गया, 9 ये होगा 3 3 या 9, नंबर हमारे पास कितना आएगा, 3/3 से कट जाएगा, ये 3 3 या 9 हो जाएगा, 3 3 या 9 मतलब 3 2 या 6 हो गया अपन में। इधर कितना हो गया, 5 2 या 10 हो गया, मतलब नंबर हो गया माइनस का 1/6। एक तरफ प्लस का आया है और एक तरफ माइनस का आया है, मतलब आप स्टार्टिंग में ही बोल सकते हो कि यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। ठीक है, a1 क्योंकि ये एक तरफ प्लस का है, नंबर सेम है बट एक तरफ प्लस का है और एक तरफ माइनस का है, मतलब ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। एक दूसरे के इक्वल नहीं है मतलब यूनिक सोल्यूशन बनेगा। इन लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग यूनिक तो सोल्यूशन बनेगा, और यूनिक सोल्यूशन बनने के साथ साथ हमसे पूछा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो मैंने अभी आपको बताया था कि इस तरह की इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, लिख देंगे आप क्या, कंसिस्टेंट है। ठीक है, एक ऑप्शन और देख ले रहे हैं, उसके बाद ऑप्शन डी आपको खुद से कर रहा है। ऑप्शन सी क्या लिखा है, 2x माइनस का 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0। तो देखना a1 इक्वल टू कितना है 2 है, b1 इक्वल टू कितना है, b1 इक्वल टू है माइनस का 3 और c1 इक्वल टू कितना है माइनस का 8। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x माइनस का 6y और माइनस का 9 इक्वल टू 0, a1x a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग कराओगे तो a2 इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 4 आ गया, b2 इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 6 आ गया और c2 इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 9। ठीक, कंपेयरिंग कराने का प्रोसेस देखो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 से कंपेयरिंग कराओगे सबसे पहले, तो a1 कितना दर का है 2 और a2 है 4, इधर b1 कितना है माइनस का 3 और b2 कितना है माइनस का 6, 2 2 जा 3 1 जा 3 3 2 जा, मतलब दोनों तरफ 1/2 आ गया, पहला प्रोसेस तो हो गया। अब c1/c2 का कंपैरिजन देख ले रहे हैं क्या आ रहा है, c1/c2 का रेशियो भी चेक कर ले रहे हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो c1/c2 का रेशियो क्या आ रहा है, c1 की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 8 और c2 की वैल्यू दे रखी है माइनस का 9, कहने का मतलब ये तो 8/9 आ रहा है और इधर आया था 1/2, 8/9 इधर आया, कहने का मतलब क्या हो गया आपके पास कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 के है, नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। जब नॉट इक्वल टू है तो आप क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। सोल्यूशन तो इनफाइनाइट बनेंगे, सोल्यूशन तो इनफाइनाइट बनेंगे, लेकिन सोल्यूशन चाहे इनफाइनाइट हो चाहे यूनिक सोल्यूशन हो, जो कंडीशंस रहेंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, कंसिस्टेंट।
ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि कंसिस्टेंट कैसे निकालना है और किस तरह के क्या सॉल्यूशंस रहेंगे। तो आई थिंक ये ऑप्शन डी जो है वो आप खुद से भी कर सकते हैं और इसका आंसर जो भी रहेगा वो कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आपका कंसिस्टेंट आ रहा है कि कंसिस्टेंट आ रहा है या इनकंसिस्टेंट आ रहा है, बस इतना बताना है कि कंसिस्टेंट आएगा या इनकंसिस्टेंट आएगा। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो इसको जल्दी से बताइए कि कंसिस्टेंट आएगा कि इनकंसिस्टेंट आएगा, क्या आएगा उसको कमेंट सेक्शन में सेंड करना है। ठीक है, नोट करिए। लीनियर इक्वेशंस, जो लीनियर इक्वेशंस है, ये जो लीनियर इक्वेशंस है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर। ठीक है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये प्रूव करना है। आर पैरेलल या कंसिस्टेंट, पैरेलल है या कंसिस्टेंट है, बस ये बताना है। तो पैरेलल और कंसिस्टेंट, सुना, अगर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन रहती है कि कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, और कंसिस्टेंट के लिए तो यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। ठीक है, तो केवल पैरेलल और कंसिस्टेंट बताना है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे तो क्या लिखी है, लेट 3x प्लस का 3y और इक्वल टू में 9 लिखा है फर्स्ट ऑप्शन। इसको लिख क्या सकते हो, 2x प्लस का 3y और माइनस का 9 इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हो, इसकी कंपेयरिंग कराओगे a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग कराओगे। यहाँ पर a1 इक्वल टू दे रखी है 2, b1 इक्वल टू दे रखा है कितना 3 और c1 इक्वल टू कितना दे रखा है, c1 इक्वल टू दे रखा है माइनस का 9। ठीक है, सेम ऐसे ही अब हम क्या कर ले, 3x प्लस का 2y और इक्वल टू 3 जो लिखा है इसको लिख ले। क्या लिख सकते हो इसको, 3x प्लस का 2y माइनस का 3 इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग कराओगे तो a2 इक्वल टू आ गया 3 और b2 इक्वल टू आ गया 2 और c2 इक्वल टू आ गया माइनस का 3। सुना, भाई सेम प्रोसेस जो हमें कंपैरिजन करने में कि पैरेलल है कि कंसिस्टेंट है, उसके लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसके सॉल्यूशन कितने बनने हैं। और सॉल्यूशंस पता करने के लिए आपको क्या पता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, स्टार्टिंग यहां से करते हैं। तो a1 कितना दर का है 2 और a2 कितना दर का है 3, और b1 अपॉन b2 को देख लोगे तो b1 कितना दर का है 3 और b2 कितना दर का है 2। यहां से देखो तो ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये तो फर्स्ट ही कंडीशन हो गई है ना। तो मतलब क्या कंडीशन हो गई, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के। जब ये इक्वल नहीं है तो क्या बनेंगे, यूनिक सोल्यूशन बनेंगे, और यूनिक सोल्यूशन बनने के साथ साथ ये क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, अगला पॉइंट जो ऑप्शन बी है वो उसे देख ले रहे हैं। ऑप्शन बी पे क्या लिखा है देखना ध्यान से, ऑप्शन बी पर लिखा है 3x प्लस का 5y इक्वल टू 11। इसे लिख सकते हो 3x प्लस का 5y माइनस का 11 इक्वल टू 0। और दूसरी इसको लिख सकते हो a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0। तो a1 इक्वल टू आपके पास 3 आ गया, b1 इक्वल टू आपके पास 5 आ गया और c1 इक्वल टू आ गया माइनस का 11। ठीक है, ऐसे ही अब दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2 अपॉन 5 x प्लस का 2 अपॉन में 3 बाई और माइनस का 55 लिख सकते हो इसे इक्वल टू 0। कंपेरिजन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कराओगे तो यहाँ पर आपका a2 इक्वल टू कितना आया, a2 इक्वल टू आया 2 अपॉन 5। ठीक है, क्या लिख लोगे 2 अपॉन 5, और b2 इक्वल टू कितना आया 2 अपॉन में 3 आया, और c2 इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 55। ठीक है, कंपेयरिंग करा लो। कंपेयरिंग में मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 कराना है। देखो a1 अपॉन a2 कितना आएगा 3, a1 3 है और a2 कितना है 2 अपॉन में 5। क्या लिख सकते हो इसको, ये हो जाएगा आपका 5 3 या 15 अपॉन 2 हो जाएगा।
B1 और B2 कितना दे रखा है, तो B1 दे रखा है हमारे पास 5 और B2 कितना दे रखा है 2/3। सॉल्व करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। कहने का मतलब A1/A2 और B1/B2 तो हमारा सेम आ गया। अब A1/A2 B1/B2 सेम आ गया तो तीसरी कंडीशन C1/C2 को चेक करने की होती है। तो हम C1/C2 की वैल्यू को देख ले रहे हैं। तो C1 हमारे पास कितना है -11 और C2 हमारे पास कितना है -55। सॉल्व करोगे तो ये हो गया 1/5। ठीक है, तो ये 1/5 तो हमारा डिफरेंट हो गया, मतलब आप बोल सकते हैं कि C1/C2 नॉट इक्वल। अब जब ऐसा हो गया तो ये क्या हो गया नो सोल्यूशन, और जब नो सोल्यूशन की कंडीशन आती है तो वो क्या रहेंगे इनकंसिस्टेंट, है ना। पैरेलल है, पैरेलल बोल सकते हैं, पैरेलल रहेगी, है ना, पैरेलल लाइन रहेगी। ठीक है, इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट तो हमारी वो कंडीशंस रहेगी जब कोई सोल्यूशन नहीं आते। तो ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने का जो प्रोसेस का जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है कि आपको फाइंड करना है वैल्यू के की वैल्यू को फाइंड करने को बोल रहे हैं। कौन सी सिस्टम है, जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन है वो हमें क्या दे रखी है कि x माइनस का 5 और इक्वल टू 2 दे रखी है। इसको सबसे पहले जो भी नंबर है इक्वल के 0 में रख रहे हैं, मतलब kx माइनस का 5 माइनस का 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। कंपेयरिंग कराओगे, कंपेयरिंग किससे कराओगे, कंपेयरिंग फर्स्ट इक्वेशन से कराओगे, किससे a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 से। तो a1 यहाँ पे कितना दे रखा है k दे रखा है, b1 दे रखा है -5 और c1 दे रखा है -2। सही, a1 b1 c1 इसका समझ में आया। अब दूसरी इक्वेशन दे रखी है 6x प्लस का 2y और इक्वल में 7। क्या लिख सकते हो किसको, 6x प्लस का 2y माइनस का 7 इक्वल टू 0 लिखोगे। a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग कराओगे तो a2 इक्वल टू आ गया 6, b2 इक्वल टू आ गया 2 और c2 इक्वल टू आ गया -7। ठीक है, जब इस तरह से आ गया तो हमारे पास क्या बना, देखो a1 और a2 हमारे पास समझ में आ गया। बोल रहा है क्या, हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा और नॉट इक्वल होगा c1/c2 के। नॉट इक्वल वाला प्रोसेस छोड़ दीजिए, उस पर हमें ध्यान नहीं देना। हमें क्या करना है, ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल दे रखे ना, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल दे रखे, तो इसको लिख लेंगे a1/a2 और b1/b2। ये तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि नो सॉल्यूशन है और नो सॉल्यूशन में यही पॉसिबिलिटी रहती है। तो देखना a1 कितना दे रखा है, a1 दे रखा है हमारे पास कितना k, और a2 कितना दे रखा है, a2 दे रखा है 6, b1 दे रखा है -5 और b2 कितना दे रखा है 2। सॉल्व करोगे इसे तो ये हो जाएगा 2k इक्वल टू 5 6 30, k इक्वल टू आ गया -30/2, तो k इक्वल टू कितना आया -15। ठीक है, नोट करना है इसको। और इसके बाद अगली जो पॉइंट रहेंगे, अगले जो क्वेश्चंस रहेंगे, वीडियो में बने रहना। अगले पॉइंट अगली जो सेंड वीडियो रहेगी उस वीडियो में रहेंगे, अन्यथा इसी वीडियो के अगला पार्ट जो रहेगा, अब जो रहेगा वो हमारे किस तरह के रहेंगे, अल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस रहेंगे। ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने वाला प्रोसेस हो चुका है। ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने का प्रोसेस में सिर्फ इतना ही समझना है कि उसके किस तरह के सॉल्यूशन बनेंगे, यूनिक सॉल्यूशंस और आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस की कंडीशन को ही सिर्फ समझना है। कंपैरिजन वाले रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ग्राफ को बनाने का प्रोसेस है। अगला पॉइंट हम आगे की पढ़ेंगे।